तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस चर्चा में हम प्राचीन एशिया के इतिहास की एक ऐसी अहम कड़ी को जोड़ने वाले हैं जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी के एक बेहद खास चीनी बौद्ध भिक्षु की, जिनका नाम था यी जिंग। देखिए, ये कोई साधारण सा सफरनामा नहीं है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक खजाना है जो हमें उस दौर के रोजमर्रा के जीवन और आपस में जुड़े समुद्री रास्तों की बिल्कुल असली और ग्राउंड लेवल की तस्वीर दिखाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यी जिंग वो मिसिंग पजल पीस या पहेली का वो खोया हुआ टुकड़ा है जिसके बिना प्राचीन एशिया का इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, हम आज प्राचीन भारतीय मठों की उस आम रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में आखिर कैसे जानते हैं। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर हमें बड़े बड़े राजाओं, भयंकर युद्धों और विशाल साम्राज्यों की कहानियां ही सुनने को मिलती हैं। लेकिन उन जगहों के अंदर असल में क्या होता था, लोगों की दिनचर्या क्या थी, ये छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातें हमें कैसे पता चलती हैं, खासकर तब जब उस समय के ज्यादातर रिकॉर्ड या तो अधूरे हैं या पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। बस यहीं से यी जिंग की अहमियत हमारी समझ में आने लगती है। और यहीं पर यी जिंग अपने मशहूर पूर्ववर्ती जुआन ज़ैंग से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। जुआन ज़ैंग का पूरा फोकस राजनीतिक भूगोल और सम्राट हर्ष के दौर का वर्णन करने पर था। वो हमें प्राचीन भारत का नक्शा और राजनीतिक ढांचा समझाते हैं। लेकिन यी जिंग, उनका ध्यान पूरी तरह से प्रैक्टिकल चीजों पर था, मठों की जिंदगी, पढ़ाई लिखाई के तरीके और रोजमर्रा के नियम। तो अगर जुआन ज़ैंग हमें इमारत का बाहरी ढांचा दिखाते हैं तो यी जिंग हमें सीधा उस इमारत के अंदर ले जाकर दिखाते हैं कि वहां असल में क्या चल रहा था। आइए अब कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्रोत की पुकार। आखिर वो क्या चीज थी जिसने यी जिंग को इतनी लंबी यात्रा के लिए प्रेरित किया। देखिए, यी जिंग बचपन से ही बहुत धार्मिक थे, लेकिन चीन में उस वक्त जो बौद्ध ग्रंथ उपलब्ध थे उनके अनुवादों में बहुत सी कमियां और गलतियां थीं। इस बात ने यी जिंग को काफी परेशान कर दिया था। वो सच को उसके बिल्कुल शुद्ध और मूल रूप में जानना चाहते थे। और यहीं पर एक बहुत ही खास शब्द आता है, विनय। आसान भाषा में समझें तो विनय बौद्ध मठों के कड़े अनुशासन और नियमों का एक पूरा ढांचा है। उस वक्त चीनी बौद्ध धर्म में इसी विनय की सही समझ की बहुत बड़ी कमी थी और यी जिंग इस कमी को हर हाल में दूर करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सीधा भारत जाकर इसे पढ़ने का एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। और उनका ये सफर कोई आम तीर्थयात्रा नहीं थी, ये एक पक्का मिशन था। उनके लक्ष्य बिल्कुल साफ और बेहद विशिष्ट थे। उन्हें संस्कृत गहराई से सीखनी थी, विनय के नियम समझने थे, मूल पांडुलिपियां यानी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स जमा करनी थी और चीन में मौजूद अनुवादों की गलतियां सुधारनी थीं। इसके अलावा वो बौद्ध जीवन के छोटे से छोटे व्यवहारिक विवरण भी दर्ज करना चाहते थे। कुल मिलाकर वो बौद्ध धर्म की जन्मभूमि पर जाकर पुरानी सारी गलतियों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। 25 साल, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये वो कुल समय है जो यी जिंग ने चीन से बाहर एक बिल्कुल अनजानी जमीन पर अपनी पढ़ाई और धार्मिक खोज में लगा दिया। जरा इस लेवल के कमिटमेंट के बारे में सोचकर देखिए। पूरे 25 साल तक अपने घर परिवार से दूर रहना, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान, सही अनुवाद और सत्य की खोज में अपनी पूरी जिंदगी लगा देना, ये सच में यी जिंग के अटूट संकल्प को दिखाता है। ऐसा जज्बा आज के समय में शायद ही कहीं देखने को मिले। चलिए अब हम इस सफर के दूसरे हिस्से, समुद्री राजमार्ग या मैरीटाइम हाईवे की बात करते हैं। अगर हम इस यात्रा की टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। 635 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। फिर 671 ईस्वी में उन्होंने ग्वांगजू से समुद्री रास्ते से अपनी यात्रा शुरू की और आखिरकार 695 ईस्वी में वो चीन वापस लौटे। दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में ज्यादातर लोग मध्य एशिया के जमीनी रास्तों से सफर करते थे, लेकिन यी जिंग ने समंदर का रास्ता चुना। उनका यह फैसला ऐतिहासिक रूप से गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि इससे यह साबित हो गया कि उस वक्त एक बहुत ही विशाल और एक्टिव समुद्री व्यापार मार्ग मौजूद था। अब भारत पहुंचने से पहले यी जिंग सीधे अपनी मंजिल पर नहीं गए। उन्होंने श्रीविजय में एक लंबा ब्रेक लिया, जो आज के दक्षिण पूर्व एशिया में है। लेकिन ये कोई मामूली लेओवर या आराम करने की जगह नहीं थी। ये असल में बौद्ध परंपराओं और संस्कृत व्याकरण सीखने का एक बहुत बड़ा और व्यस्त केंद्र था। यी जिंग इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बकायदा ये सलाह दे डाली कि भारत जाने से पहले हर चीनी भिक्षु को यहाँ रुककर अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। इस पूरी यात्रा से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये समुद्री नेटवर्क सिर्फ मसाले या रेशम बेचने के लिए नहीं था।
ताम्रलिप्त जैसे बंदरगाह उस वक्त के इंटरनेशनल हब हुआ करते थे। वहां सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि विद्वान भिक्षु और बेशकीमती किताबें भी लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रही थीं। कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही एक्टिव ग्लोबल हाईवे था, जहां दुनिया भर के विचारक और उनके नए नए आइडियाज समंदर के रास्ते यात्रा कर रहे थे। तो इसी हाईवे से होते हुए यिज़िंग पहुंचे अपने सफर के सबसे अहम मुकाम पर। आइए नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। 10 साल, अपने पूरे 25 साल के सफर में से यिज़िंग ने पूरे 1 दशक का समय अकेले नालंदा यूनिवर्सिटी में बिता दिया। उस वक्त ये पूरी दुनिया की सबसे जानी मानी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ उन्होंने अपना एक एक पल कड़ी पढ़ाई में, बड़े बड़े विद्वानों से चर्चा करने में और अनगिनत पुरानी किताबों की कॉपियां बनाने में लगा दिया। ये उनके पूरे जीवन का सबसे गहरा और सबसे इंटेंस सीखने का दौर था। और सबसे अच्छी बात क्या है, यिज़िंग ने नालंदा के एक आम दिन का पूरा रूटीन एकदम बारीकी से लिख डाला। दिन की शुरुआत गहरे ध्यान यानी मेडिटेशन से होती थी। उसके बाद पवित्र ग्रंथों का पाठ होता था। फिर शुरू होती थी जबरदस्त और कड़ी औपचारिक बहसें, जहां दिमाग के पेंच कसे जाते थे। और खाने पीने के लिए भी शिष्टाचार के बेहद सख्त नियम थे। उनके नोट्स को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो प्राचीन यूनिवर्सिटी हमारी आंखों के सामने ही जिंदा हो उठी हो। हम उस अनुशासित और ऊर्जा से भरे माहौल को लगभग महसूस कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी को लगता है कि नालंदा में सिर्फ धर्म की पढ़ाई होती थी तो वो बिल्कुल गलत है। वहाँ का सिलेबस बहुत ही एडवांस था। स्टूडेंट्स को संस्कृत व्याकरण, लॉजिक यानी तर्कशास्त्र, बौद्ध दर्शन और यहाँ तक कि मेडिकल साइंस और रीति रिवाजों के बारे में भी गहराई से पढ़ना पड़ता था। इसी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही नालंदा एक ऐसा इंटरनेशनल हब बन गया था जहाँ पूरे एशिया से टॉप के स्टूडेंट्स खिंचे चले आते थे। इस पूरी पढ़ाई में एक बात सबसे ऊपर थी, जिसे खुद यिज़िंग ने बहुत जोर देकर कहा था। गंभीर छात्रों को बौद्ध धर्म को सही ढंग से समझने के लिए संस्कृत में महारत हासिल करनी ही चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसका मतलब है कि संस्कृत महज एक भाषा नहीं थी, बल्कि ये आज के इंग्लिश की तरह ही उस जमाने की सबसे बड़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, जो अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स को आपस में जोड़ने का काम करती थी। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं यिज़िंग की उस शानदार विरासत की जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। सालों की इस जी तोड़ मेहनत के बाद जब यिज़िंग वापस चीन लौटे तो उनके पास जो खजाना था वो बाकियों से बिल्कुल अलग था। अगर हम उनकी तुलना दूसरे यात्रियों से करें तो ये साफ हो जाता है कि आज के इतिहासकार यिज़िंग पर इतना भरोसा क्यों करते हैं। जहां बाकी लोगों ने सिर्फ भूगोल और राजा महाराजाओं की बात की, वहीं यिज़िंग ने हमें संस्थाओं की बनावट, एजुकेशन सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों के आने जाने का पक्का रिकॉर्ड दिया। उनका यही बिल्कुल प्रैक्टिकल और ज़मीनी नज़रिया उन्हें इतिहास का एक बेहद अनमोल स्रोत बना देता है। चीन वापस पहुंचने के बाद उन्होंने जो काम किया उसका स्केल सच में दिमाग हिला देने वाला है। उन्होंने सैकड़ों ग्रंथों का खुद अनुवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत और मलय द्वीप समूह में प्रचलित बौद्ध धर्म का रिकॉर्ड और पश्चिम में धर्म की तलाश करने वाले प्रख्यात भिक्षुओं के जीवनियां जैसी मास्टरपीस किताबें लिखीं। उनके इस विशाल काम ने न केवल प्राचीन भारतीय विचारों को सुरक्षित रखने का काम किया, बल्कि असल मायने में पूरे एशिया के बीच एक बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक पुल भी खड़ा कर दिया। इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, आज के इस मॉडर्न दौर में जहां हर जानकारी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, कोई इंसान परम सत्य को उसके बिल्कुल असली रूप में पाने के लिए आखिर कितनी दूर तक जा सकता है। यिज़िंग का 25 साल का लंबा सफर, खूंखार समुद्री तूफानों का डटकर सामना करना और बिना थके सीखते रहना हमें याद दिलाता है कि प्रामाणिक ज्ञान और सत्य को पाने के लिए किस स्तर के समर्पण की जरूरत होती है। यिज़िंग की ये शानदार कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जो यकीनन हमें और ज्यादा जानने और गहराई से सीखने के लिए मजबूर कर देती है।